नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी योग के पथ पर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आत्मा की अतल गहराइयों का उच्चारण हृदय से निकलकर गले से सरककर होठों से फूटता। दोनों बंद आँखों से एक आवाहन, आत्मा से निकलती एक पुकार। आत्मा का परमात्मा के विलय का या वेलकम फॉर गॉड यानी अपने अंदर भगवान का, वो भी उस भगवान का जिसका अता पता नहीं मालूम, जो एक भावना है, आवाहन है। क्या है? ठीक ठीक बताना तो मुश्किल है, लेकिन कहीं आत्मा में या कहिए मस्तिष्क में एक संतुष्टि की भावना फैलकर सारे शरीर की तनावग्रस्त शिराओं को सुकून पहुंचा देती है। यही है कुछ पल का परमानंद, जो उसे ओम के उच्चारण के साथ आरंभ किए हर दिन योग करते हुए टुकड़े टुकड़े मिलता रहा है। ये भी तय है, यदि कोई प्राणायाम रोज करे तो उसका दिमाग नहीं थकता, चाहे शरीर थक जाता हो। 21 जून 2015 को सुबह सारा देश ओम 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 से गुंजायमान है। चाहे अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के मैदान में 75,000 लोगों की भीड़ हो, या 18,800 फीट सियाचिन की बर्फीली पहाड़ हो, या न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो, या ब्रिटेन की टेम्स नदी का तट हो, या ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस हो, सारा आकाश गुंजायमान हो रहा था। ओम ओम ओम। सोच कर भी रोमांच होता है। अनुमानतः 2 करोड़ लोगों की प्रतिध्वनि एक स्वर में नाद, और अपने घर में वो वज्रासन में हाथ जोड़े व आंख बंद किए बैठकर पतंजलि ऋषि को नमन कर रही है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीना पतंजलि प्राज्वलेरान्तोस्मि। सैकड़ों वर्ष पूर्व जन्मे पतंजलि ऋषि कैसे होंगे? अतिमानव। भारतीयों का मन किसी अतिमानव को पौराणिक अवतार माने बिना नहीं रहता, तभी तो उन्हें विष्णु भगवान की शैया वाले शेषनाग का अवतार माना जाता है। मनुष्य की जिस एनाटॉमी को पढ़ने मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, उन्हें कैसे बिना वैज्ञानिक पढ़ाई के एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के शरीर की बनावट ज्ञात हो गई थी, और उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने व रोगों के निवारण के लिए योग के आसान सुनिश्चित किए होंगे, जिन्हें बाबा रामदेव सैकड़ों वर्ष बाद टीवी पर भी सिखा दें तो अधिकतर लोग अपने रोग ठीक कर लें। उसे कभी बाबा रामदेव के योग करते विशाल मैदान में दरी पर सैकड़ों शिष्य याद आ रहे हैं, या फिर कभी मौसी याद आती हैं। कभी कानों को झंझनाता है दूर पूना की एक बहुमंजिली इमारतों के जाल में एक इमारत के उस साधारण फ्लैट के बेहद साधारण रख रखाव के बीच फर्श पर दरी पर बैठे देश के एक टॉप एकेडमिक युगल का गूंजता हुआ स्वर, वही ओम ओम ओम। विदेश की भटकती हुई आत्माएं जिस शांति की तलाश भारत में आकर करती हैं, क्या सच ही यहाँ शांति है? लेकिन योग तो है, शरीर को स्वस्थ करता, मन के घावों को मरहम जैसी शांति प्रदान करता, या गीता के सार जैसा डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल सॉरो एंड ग्रीफ ऑल लाइफ, परम ब्रह्म में लीन आत्मा, या इस बात का भ्रम, सारे दुखों से दूर शांति, परम शांति, किसी भी ड्रग्स या शराब या गलीज सेक्स के नशे से पवित्र, अपने नितांत अपने पास बैठ पाने की कोशिश। जैसे किसी को अपनी लत अपने पास बुलाती है, उसी तरह शरीर की आदत बन गया योग भी शरीर में करवट लेता पुकारता है। शरीर में ऐंठन करवटें लेती हैं कि अब योग करोगे तभी चैन पाओगे। यदि शरीर व मन स्वस्थ रहा तभी दुनिया की मुश्किल से मुश्किल मुसीबत से टकरा पाओगे। यही तो फ़र्क है गंदे नशे में डूबकर अपने को भूलने और योग में। निम्नतम नशा मनुष्य को पशुवत बनाता जाता है, उसे बुरे की ओर धकेलता जाता है, उसका विवेक छीनता जाता है, उससे जुड़े लोगों का जीवन भी नरक बनता जाता है।
वो 21 जून को फेसबुक पर गायत्री मौसी का फ़ोटो डाउनलोड करती है। वह मेरी बहन को संबोधित करते लिखती है, याद है संचू, 40-45 वर्ष पहले कैसे सारा खानदान मौसी का मजाक उड़ाता था। उधर मामा जी की शादी के सारे बाराती बस में बैठ गए हैं, लेकिन कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे। उनमें से प्रोफेसर गायत्री मौसी भी थी। तभी बस की छत पर मिठाई के टोकरे चढ़वाकर आ रहे बड़े मौसा जी ने बताया था कि अरे गायत्री तो हॉल में ऐदल भैया व 3-4 लोगों को पकड़ पकड़ कर योग सिखा रही है। छोटे मामा दुल्हन के सामान का बॉक्स बस की सीट के नीचे खिसकाते व बड़ी मौसी को उसकी देख रेख करने का इशारा करते उन्हें बुलाने भागे थे। तब यह किस्सा खानदानी किस्सा बन गया था। लोग मौसी का मजाक उड़ाते, लो देखो राजे की बारात जा रही थी और गायत्री लोगों को योग सिखा रही थी। तब मुझे कहाँ अकल थी कि समझें कि पहली बार रोशनी दिखाने वाला हमेशा मजाक का पात्र बनता है। गायत्री मौसी ने उसे भी 24 वर्ष की उम्र में योग सिखाने की भरपूर कोशिश की थी। फेसबुक पर ही संचू का उत्तर मिला था, हाँ दीदी, मैं व भैया छोटे थे तो वो हमें भी ब्रेकफास्ट के बाद योग करने के लिए होल्ड कर लेती थी। उसका उत्तर था, और देखो आज मोदी जी अपने भारत के योग से सारी दुनिया को होल्ड कर रहे हैं। संचू की लाइनें थी, मतलब हमारे परिवार में रोशनी जमाने से बहुत पहले फैल चुकी थी। उसने आगे लिखा था, क्योंकि हमारे परिवार की ये बेटियां स्वतंत्र भारत की पहली पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर मौसी के कारण फैमिली प्लानिंग भी हमारे यहाँ 60-65 वर्ष पहले आ गया था। शिक्षा ही अगर हर प्रगति का उत्तर है तो क्यों बीच बीच में उसके मन में गूंजता पुणे के फ्लैट में ध्यान मग्न बैठी सुहासिनी व उसके पति का स्वर उसके जहन में घुमड़ता उसे बेचैन किए रहता है। कैसी बेचैनी है वो जाने कि प्रोफेसर सुहासिनी के साथ क्या हादसा हुआ था। सिर्फ प्रोफेसर, वो भी कहाँ की, भारतीय प्रबंधन संस्थान की, किस शहर की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देश का गर्व इन 19 संस्थानों में से वो किसी में भी पढ़ी हो, किसी में भी नौकरी कर रही हो। ये तो मानना पड़ेगा कि जो बेहद ज़हीन दिमाग व नसीब लेकर पैदा होते हैं, देश की क्रीम होते हैं, वही इन संस्थानों में पढ़ पाते हैं। भगवान भी उनके दिमाग का सेरिब्रम व सेरिबेलम बनाते समय कुछ अधिक कृपालु हो जाता है। आजकल इन संस्थानों की फीस 60-70 लाख प्रतिवर्ष के आसपास है। सन 1993 में 20-30 लाख प्रतिवर्ष के आसपास तो रही होगी जब सुहासिनी ने MBA किया होगा। चलिए मान लेते हैं कि उसने MBA IIMA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से किया होगा। तब वो नई ही थी इस संस्थान में। एक दिन उसे यूनिवर्सिटी रोड के एक बुटीक पर अपनी सहेली राखी के साथ जाना था। उसने IIM के गेट से बाहर निकलकर ऑटो पकड़ा। उसके साथ आई राखी ने कहा, भैया सड़क पार करके सामने वाले रास्ते से ले लीजिए। उसने राखी से पूछा, तू सही रास्ता बता रही है? हाँ, मैं पहले भी इधर से जा चुकी हूँ। सड़क के पार वाले रास्ते पर जाते ही सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ों की डालियों को झूमते देखकर उसे लगा कि किसी खूबसूरत हरे भरे जंगल में निकल आई है। अहमदाबाद जैसे गर्म शहर की हवा भी नम हो उठी है। थोड़ा आगे जाते ही बाईं तरफ इसरो अर्थात स्पेस रिसर्च संस्थान की भौतिक प्रयोगशाला का बोर्ड व इमारत नजर आई। आगे चली तो दाईं हाथ की तरफ अटीरा अर्थात अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन का बोर्ड नज़र आया। वो थ्रिल्ड हो उठी, जिनके बारे में मैं सुनती रही हूँ, ये बिल्डिंग्स देखकर मज़ा आ गया। राखी मुस्कुराई थी, अभी और आगे देखना। थोड़ा आगे बाईं तरफ था गर्ल्स पॉलीटेक्निक, रास्ता वही झूमते पेड़ों की सरसराती ठंडी हवाओं वाला। आगे फिर दिखाई दिया दाईं तरफ गुजरात यूनिवर्सिटी का बोर्ड, सड़क के दूर तक दिखाई देते मोड़ तक जिसका अहाता फैला हुआ था। उसे लगा वो कितनी भाग्यशाली है कि एक प्रबुद्ध संस्थान से निकलकर एक आलोक में ज्ञान के पथ पर बढ़ी जा रही है, या कहना होगा ज्ञान के समुद्र में तैर रही है। हर तरफ उम्दा दिमागों का ज्ञान बिखरा हुआ है, वो कितना समेट पाएगी। सुहासिनी की बात सोचते सोचते उसे याद आया, अरे हाँ, मल्लिका साराभाई ने भी तो अहमदाबाद के इस संस्थान में MBA करने के दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के कहने पर भ्रष्टाचार के कारणों पर शोध किया था। परिणाम में ये पाया कि जो बच्चे अपने माँ बाप या शिक्षक में किसी को ईमानदारी करते देखते हैं वही भ्रष्टाचार नहीं फैलाते। और ईमानदार बच्चे होते कितने हैं? बस 10%। तो वो यानी कि सुहासिनी का जीवन बदलने वाला वो, चलिए सुहासिनी स की तरह उसका नाम बदल लेते हैं, प्रोफेसर PK।
उन 90% में से एक रहा होगा। जी हाँ, आप इन संस्थानों में लाखों रुपए खर्च करिए, अपना सारा समय पढ़ाई में झोंक दीजिए, ये कोई गारंटी नहीं देते कि आप 100% अच्छा व ईमानदार जीवन जिएंगे। वो इधर उधर की बातें इसलिए सोच रही है, उसके पास सुहासिनी से जुड़ी बहुत अजीब सी कहानी का फ्रेम भर है, जिसे उसने अखबार में पढ़ा था। वो हतप्रभ हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रसिद्ध पुस्तक जैसा मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। सुहासिनी अखबार में प्रकाशित फोटो में बॉय कट बालों वाली, लंबी कटीली आँखों व तीखे नैन नक्श वाली एक स्मार्ट युवती लग रही थी। आजकल जादुई करिश्मा है। फेसबुक उसके नाम व शहर पूना डाला, सुहासिनी की तस्वीर उभर आई। मैसेज बॉक्स में लिखा, मैं आप पर कहानी लिखना चाहती हूँ, विश्वास करें नाम बदल दूंगी, कुछ विस्तार से बताएं। उत्तर नदारद ही रहा। तो उसके पास कहानी का फ्रेम भर है। अब क्योंकि सबकी उत्सुकता अपने चरम पर होती है, सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं वो बात सुनने के लिए, जब वो बात किसी IAS या IPS या IIM के MBA से जुड़ी हो। कल्पना कीजिए, एक मध्यम शहर की लड़की दिन रात किताबों में डूबी, दुनिया से बेखबर, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रही है कि उसे यहाँ दाखिला मिल जाए। उसका दाखिला तो हो गया है, पिता ने पढ़ाई के लिए लोन की भी व्यवस्था कर ली है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी कमर में दर्द होने लगा है, हल्की स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत शुरू हो गई है। इधर नए पाठ्यक्रम का बोझ, उधर रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जहमत। फिर भी वो रोज़ लुइस कॉन, अमेरिकन आर्किटेक्ट की 60 एकड़ ज़मीन पर बनाई आभाहीन लाल रंग के पत्थरों की इस अद्भुत स्थापत्य की इमारत। अरे आपने तो इसे 2 स्टेट्स फिल्म में भी देखा होगा, जिसके लोहे के गेट पर 2 वॉचमैन खड़े रहते हैं। उसका पहचान पत्र देखकर उसे अंदर जाने की अनुमति देते हैं कि अंदर जाकर वो गर्व से भर जाती है। बहुत कठिन डगर से गुजर कर यहाँ पढ़ने का अधिकार प्राप्त कर पाई है। हरे पेड़ों के बीच खड़ी इस हल्के लाल रंग की इमारत तक जाने के लिए लॉन की घास के बीच में से रास्ता है। इसके अर्धचंद्राकार बने दरवाजे व आयताकार झरोखों वाले बरामदों में घूमो तो लगता है किसी छोटे मोटे किले में घूम रहे हैं। दाईं तरफ यू शेप की तिमंजली इमारत के बीच में बड़ा लॉन है, जहां अक्सर दुनिया के मशहूर पॉप ग्रुप्स का म्यूज़िक कंसर्ट होता रहता है। वो भी छात्रों के साथ आगे खड़ी दोनों हाथ उठाए झूमती रहती थी, दोनों हाथ होठों के पास रखकर चिल्लाती रहती थी, ऊ। ना उसे पता था कि ये मस्ती, ये शौकियाँ निराकार ओम में बदलने वाली हैं। ना उसे ये पता था कि वो इसी संस्थान में प्रोफेसर बनने वाली है। बस वो आश्चर्य ये करती है कि क्यों स्त्री पुरुष समानता की बात चलती रहती है, क्योंकि वो तो यहाँ से जाते ही पास की सोसाइटी में लिए हुए किराए के कमरे में पहले बिस्तर पर गिर जाती थी, बाद में जब दोनों रूममेट आती तब चाय बनाकर पी जाती थी। लेकिन उसने सुन रखा था हॉस्टल के लड़के रात में पढ़ने के बाद, डिनर के बाद इंस्टीट्यूट के मैदान में रात के 2 बजे तक वॉलीबॉल खेलते रहते हैं और सुबह की कक्षा में तरोताज़ा बने मुस्कुराते आकर बैठ जाते हैं। वो जब यहाँ पढ़ाने आई थी तब इस संस्थान की नई इमारत काफ़ी दूर बनाई गई थी। इन दोनों इमारतों को सड़क के नीचे जा रही टनल से भी जोड़ दिया था कि कहीं ट्रैफिक में फंसकर छात्रों का समय न नष्ट हो। अलबत्ता समय तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया था। किसी शनिवार के म्यूज़िक कंसर्ट में वो और फैकल्टीज़ के साथ एक तरफ कुर्सी पर बैठी होती थी और जगह जगह लगी होती थी बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन्स। स्टूडेंट्स जिनमें अपने अक्स को देखते और भी ज़ोर ज़ोर से हाथ ऊंचे किए लहराते रहते थे। MBA करके सिर्फ उसने कुछ वर्ष तक कॉरपोरेट कंपनी में काम किया होगा, जहां उसकी मुलाकात शिशिर से हो गई व उसने विवाह कर लिया। उसके बाद ही तो उसका चयन 50 वर्ष पुराने इसी IIMA में हो गया। इस इमारत व यहाँ की शिक्षा के स्तर का लोहा सारा विश्व मानता है, जिसका मूलभूत सिद्धांत है विद्या विनियोग विकास, अर्थात प्रबंधन से शिक्षा को उस चरम सीमा तक ले जाओ जहाँ तक मनुष्य का विकास हो सके। तभी कभी विशेषज्ञों के अलावा मुंबई के डिब्बा वालों व लालू यादव को भी निमंत्रित करके समझा जाता है कि प्रबंधन क्या होता है। शायद तभी इन संस्थानों से इधर के वर्षों में निकले छात्रों में से विदेशों की कंपनियों का लाखों डॉलर्स का लालच ठुकराकर कोई गांवों में किसानों को खेती का प्रबंधन सिखा रहा है, या रिक्शा चालकों को संगठित कर रहा है, या कुछ और। लेकिन नहीं, ऐसे स्वच्छ स्थान पर विद्या के पवित्र मंदिर में कुछ तो दुर्गंध फैलाने वाले लोग होते ही हैं। दरअसल सुहासिनी को इस बात को टालते टालते 1 वर्ष हो गया था।
पहले प्रोफेसर पीके अक्सर बहाना लेकर ब्रेक में उसके अपने रूम में आ जाते थे। उसे भी जब तक उनसे गप्पे मारना अच्छा लगता था, क्योंकि प्रतिदिन की तंग दिनचर्या में मनोरंजन की बात सोची नहीं जा सकती थी। कभी क्लास में जाने से पहले लाइब्रेरी में नोट्स बना रही हो तो वो भी पास बैठकर कोई पुस्तक खोलकर बैठ जाते थे। धीरे धीरे वो कभी कभी फुसफुसा कर कहने लगे, यू आर लुकिंग वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल। वो धीरे से कह देती, थैंक्स। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन जब वो जीन्स पर सफ़ेद झालर लगा काला रंग का टॉप पहनकर गई तो उन्होंने कमरे में अंदर आते ही कहा, ओह यू आर लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी। यू शट अप, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ वल्गर लैंग्वेज। प्रोफेसर पीके का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उल्टे पैरों वापस हो गए थे। अब उन्होंने उसके कमरे में आना छोड़ दिया था, लेकिन उसे गंदे जोक्स या गंदे एसएमएस भेजने लगे थे किसी और नंबर के मोबाइल से। जब किसी औरत पर इस तरह के आक्रमण होते हैं तो सिर्फ वही समझ सकती है कि ऐसा कौन कर रहा होगा और कितना मुश्किल होता है अपनी तिलमिलाती छटपटाती रूह व दिमाग को संभालना और प्रमाण जुटाना। वो शिशिर से ये सब कहने में हिचक रही थी। उसकी अपनी ही प्रोफेशनल व्यस्तताएं थीं। अक्सर वो टूर पर रहता था और फिर उस जैसे संस्थान में काम करने वाली लड़की किसी का सहारा क्यों ले, और वो जिस गरिमापूर्ण पद पर थी तो किससे ये बात शेयर कर सकती थी। वो अजीब पशुपेश में थी। स्वयं मार्केटिंग पढ़ाती थी तो अपनी इस बात की मार्केटिंग कैसे कर सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में जिसके पेपर वाहवाही समेटते थे, वो औरत भी एक आम औरत के धरातल पर खड़ी थी। थोड़ा भयभीत, अपने अंगों को संबोधित करती, गलीज भाषा से चिढ़ती हुई। जब कभी मोबाइल किसी एसएमएस आने का टुन कर संकेत देता, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता कि पता नहीं क्या अश्लील पढ़ने को मिलेगा। जब मोबाइल पर देखती शिशिर ने या उसके किसी कलीग ने संदेश भेजा है, तब कहीं उसकी जान में जान आती थी। वो हर समय कंफ्यूज रहती कि क्या करे। जब तब पीके को धमकी दे चुकी थी कि वो प्रशासन से शिकायत कर देगी। वो फुसफुसा देता, प्रूव कैसे करोगी कि मैं तुम्हें ये एसएमएस करता हूँ। तब वो कहाँ समझ पाती थी कि स्त्रियों के साथ घर व बाहर होने वाली 90% ज्यादतियों को प्रमाणित करना संभव नहीं हो पाता। उनके लिए लोगों ने कितना बड़ा दुष्चक्र बनाकर रखी है ये दुनिया। ये बात चरम पर कैसे पहुंची थी, अनुमान ही लगाना होगा। एक अनुमान तो ये है कि सुहासिनी के मोबाइल पर कोई वीडियो किस तरह का होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, भेजा गया होगा। उसने पीके को लाइब्रेरी में बुलाया होगा, क्योंकि अपने कमरे में बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता था कि पता नहीं एकांत में किस बदतमीजी से पेश आए। लाइब्रेरी के कोने में उसने क्रोधित होकर वीडियो की बात कही होगी। एक उन्मादी व अहंकारी पुरुष की तरह उसने फुसफुसा दिया होगा, हाँ ये पोर्न वीडियो मैंने ही भेजा है, तुम चाहो तो हम इस तरह एक्ट कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो अंगारे बरसाती, क्रोधित होती, लेकिन उसे शांत स्वर में कहा होगा, आप मेरे सीनियर हैं इसलिए लिहाज करती रही, लेकिन अब रुकूंगी नहीं, मैं कंप्लेन करके रहूँगी। वो बेहया हंसी हंस दिया। सो व्हाट, प्रूफ कैसे करोगी? तुम लेडीज़ की यही मुसीबत है कि अपनी यंग एज बेकार में जाया कर देती हो। देखती नहीं हो इंस्टीट्यूट के आसपास की सोसाइटी में कमरा लेकर यहाँ के लड़के लड़कियाँ लिव इन में रहकर किस तरह भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लड़कियों की अपनी मर्जी है, लेकिन आप अब ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करेंगे। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। वो ढीठ मुस्कान मुस्कुरा दिए। मैं करता भी रहा तो तुम प्रूफ कैसे करोगी? वो सोच नहीं पाया था कि उसकी आवाज़ सुहासिनी के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही थी। दूसरा अनुमान ये है कि किसी और जूनियर प्रोफेसर को किसी सेमिनार में महत्वपूर्ण काम दे दिया होगा, या पीके के हाथ में ही होगी सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे उसने भरपूर दिल से ख़राब किया होगा। बहरहाल कोई भी अनुमान सच हो, सुहासिनी ने मैं प्रमाण कैंपस के जेंडर कमेटी में शिकायत कर दी होगी। प्रथम अनुमान में मोबाइल रिकॉर्डिंग सहित या दूसरी स्थिति में अपने कैरियर की कैफियत देते हुए सारे दस्तावेज सहित। जेंडर कमेटी के प्रमुख ने उससे धीमी स्वर में उसका शिकायत पत्र लेते हुए कहा होगा, मैडम सोच लीजिए, मिस्टर पीके's फैमिली हैज़ वेरी नियर रिलेशन विद एजुकेशन मिनिस्टर। सो व्हाट, वो चाहे किसी को भी विक्टिम बना सकता है। मैं शिकायत नहीं करूँगी तो कल किसी और को शिकार बनाने की कोशिश करेगा। उसकी शिकायत से सारा कैंपस सनसना गया होगा। ऐसे शानदार प्रतिष्ठान में ऐसी शिकायत, वो भी एक सीनियर प्रोफेसर के विरुद्ध।
शरीर को लेकर आजकल ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और मैडम की ऐसी शिकायत। शिकायत करने के बाद उसने शिशिर को सब बताया होगा। ये प्रेम विवाह था। शिशिर बेहद आहत हुआ होगा। तुम अकेले इतना झेलती रही और तुमने मुझे बताने की तकलीफ भी नहीं की। ज्वालामुखी की जलती तड़प से उसकी आवाज़ कांपी होगी। क्या कहती, मेरे IIM से MBA करना कोई मायने नहीं रखता? यहाँ प्रोफेसर होना कोई मायने नहीं रखता? मैं सिर्फ एक मादा हूँ, सिर्फ मादा, जिसे जब भी कोई मर्द चाहे इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रख सकता है। शिशिर ने अपनी बाहों में उसे कोमलता से घेर लिया होगा। कंट्रोल योरसेल्फ, आई एम विद यू। शिकायत करने के बाद वो व उसकी एक एक नस हर उस स्त्री की तरह सोते जगते गुस्से से फड़कती रही होगी कि मैं इंसाफ लेकर रहूँगी। शिकायत करने के बाद इंसाफ की प्रतीक्षा करते उबलते गुस्से की पीड़ा वही स्त्री समझ सकती है जिसने कभी अपने शोषण के प्रयास के खिलाफ किसी की शिकायत की हो। उनके लिए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर कितना गलीज लगता है अपने को एक शिकार समझा जाना, मात्र शिकार। और स्त्रियों की तरह बेचारी ये भी नहीं जानती थी कि इस सत्ता में किसी एक पुरुष की शिकायत करने का मतलब है एक के बाद एक और पुरुषों का दुश्मन बनते जाना। जेंडर कमेटी के हेड उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ही थे। जब भी वो किसी काम से उनके पास जाती, मुंह चढ़ाए उसकी बात सुनते व कोशिश करते जितना हो सके उसके काम को पूरा होने से टाला जाए। साथ में काम करने वाले भी उसके साथ नपी तुली बात करते नजर आते, जैसे कह रहे हों, तुमने तो हमारी सत्ता को चुनौती दे डाली। कैंपस से गुजरती तो छात्र व छात्रा उसे घूरते हुए कुछ फुसफुसाते या व्यंग से मुस्कुराते। चाहे उसने मोबाइल पर रिकॉर्ड की पीके की आवाज़ पेश की हो या दस्तावेज, सुहासिनी को पूरा विश्वास था कि विजय तो सत्य की ही होती है। ऊपर से शांत दिखाई देते, अंदर से गुस्से से खौलते मन से जैसे वो एक एक दिन जी नहीं रही थी, एक एक दिन कटीले तारों पर चलती तड़प रही थी। प्रतीक्षा कर रही थी कि संस्थान प्रोफेसर पीके के लिए क्या सजा चुनता है। तब तक वो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन परवेसिव कंप्यूटिंग एंड मैनेजमेंट के एडवाइजरी बोर्ड में चुनी जा चुकी थी। विभाग के पुरुषों ने टेढ़े मुंह से ही उसे बधाई दी थी। अलबत्ता साथ की महिला सहकर्मियों ने इस खुशी को होटल मैरियट्स में सेलिब्रेट किया था। पार्टी में वो खुश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी शिद्दत से पीके के अपराधी प्रमाणित होने का विकट इंतज़ार कर रही थी। वो प्रतीक्षा कर रही थी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की। अपने उस लक्ष्य पर पहुंचना इतना कठिन होगा वो सोच भी नहीं पाई थी। सन 2009 की बात रही होगी। जेंडर कमेटी की रिपोर्ट देने उसके हेड ने अपनी कार्यालय में बुलाया था। वो अपने धड़कते दिल से बहुत आस के साथ उनके ऑफिस की कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने एक बंद लिफाफा उसकी तरफ नज़रें चुराते हुए बढ़ा दिया था। प्लीज़ टेक दिस रिपोर्ट। सर क्या रहा? कहते कहते उसका गला रुंध गया था। आप खुद पढ़ लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। वे जल्दी से हड़बड़ाते उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। उसने अपने कैंपस कमरे में जाकर बेसब्र हाथों से उस लिफाफे को खोला था और उसे लगा था कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। जेंडर कमेटी ने तमाम सबूत होते हुए भी प्रोफेसर पीके को साफ क्लीन चिट दे दी थी। क्या बीती होगी सुहासिनी पर, एक बेहद ज़हीन औरत पर? रात भर शिशिर की बाहों में रोती कैसे तड़पती रही होगी वो जानलेवा दर्द शिशिर की आत्मा को कैसे किर्च दर किर्च काटता रहा होगा। उस खौलती उस तड़पती तकलीफ़ कैसे शब्दों की राह चल सकती है। इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच झूठा पड़ जाने का दर्द वो कैसे झेल पाती। इसलिए उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस पर क्या बीती होगी सोचकर भी रूह कांप जाती है। वो एक औसत स्त्री है, लेकिन सुहासिनी देश की क्रीम थी, उन मुट्ठी भर ज़हीन लोगों में से एक। तो उसके बेइंतहा दर्द का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उन दोनों ने अहमदाबाद छोड़ने का फैसला कर लिया था। शिशिर जो एक MNC में HR हेड था, कितना बेइंतहा प्यार करता होगा अपनी प्रेयसी बनाम पत्नी से, जो उसने भी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ, इस कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न भी इसके पात्रों जैसे ही उच्च कोटि के हैं। सुहासिनी व शिशिर ने मुंबई आकर अपनी एक कंसल्टेशन फर्म आरंभ की, लेकिन सुहासिनी के सीने की बेचैनी उसे आग बनकर जला रही थी। उस आग में शिशिर भी जल रहा था, अपने बेपनाह प्यार के कारण जल रहा था। फर्म अच्छी चलनी ही थी, लेकिन फिर भी जैसे इस दंपति का सब कुछ उजड़ चुका था। एक हादसे से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। जैसे जुमले उनके लिए बेअसर थे। ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जीने की चाहत को जैसे नियति ने चट्टान से दफन कर दिया था।
फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो अपना फ्लैट कंपनी बेचकर पूना में सन्यासियों की तरह रहने लगे। 10-10 घंटे ध्यान करने लगे। उस फ्लैट के बाहर आवाज़ आती रहती, ओम ओम ओम। बरस तो गुजरने ही थे, गुजरते रहे। बरसों बाद अचानक सुहासिनी अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके प्रकट हुई। उसने प्रेस को बताया था, मैं अपना अतीत पूरी तरह भूलकर पूना चली गई हूँ। मेरे साथ जो इस शहर में हुआ उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। मैं उन बातों से ऊपर उठ गई हूँ क्योंकि ये बंदरों की दुनिया है जहाँ हर कोई रैट रेस में भाग रहा है। पूना में जब मेरा मन होता है ध्यान करती हूँ, कभी डांस करती हूँ, जब मन चाहा सोती हूँ, खाती हूँ। हम दोनों अपने इस निर्णय से अपने को भगवान के बहुत करीब पाते हैं। कैसे हो गई थी 2 उच्च कोटि के महत्वाकांक्षी भविष्य की निर्मम हत्या? सुहासिनी के इस वक्तव्य को पढ़कर वो सोचती रह गई थी। वो हैरत में रह गई थी। जिसने दुनिया से किनारा कर लिया था उसने उसी शहर में लौटकर एक प्रेस से क्यों संपर्क साधा? या द्रौपदी की खुली छटपटाती लहराती अग्नि सी जलती जुल्फों ने दुर्योधन के रक्त से स्नान कर लिया था? या पीके के उस विचित्र समाचार ने उसे मौका दिया था कि वो गर्व से अपने बारे में बता सके? या हम दुनियादारी को छोड़ने के लिए बने ही नहीं होते? किसी दुर्घटनावश इसे छोड़ भी जाएं तो ये फिर हमें पुकारती है। कितनी तरह का योग होता है। रैट रेस में भागते लोगों के शरीर को स्वस्थ करता हुआ, शरीर को रोगों से मुक्त करता हुआ, बेहद विषाद में डूबे हुए मन पर शांति का फाया रखता हुआ, लेकिन निर्वाण की तरफ ले जाता योग कैसा होता है? उसे ये कोई बताने वाला नहीं था कि इस दंपति के बच्चा क्यों नहीं हुआ। अधिक जीनियस शिक्षित दंपति में बढ़ता इनफर्टिलिटी रेट इसका कारण था या उनका व्यक्तिगत निर्णय? शायद सुहासिनी समझ नहीं पाई थी। यही नन्ही किलकारियाँ रेफरी बनकर इस बंदरों की दुनिया में लोगों को रैट रेस में भागने के लिए उत्साहित करती हैं। हो सकता है ऐसी ही कोई किलकारी उसके यहाँ होती तो अपनी नन्ही गदबदी उंगली से सुहासिनी की उंगली पकड़कर अपनी नन्ही आंखें टिमटिमा कर पोपले मुँह से कोमल लाल होठों से लार टपकाती मुस्कुराती किलकारी भरती, उसे सन्यास के रास्ते पर जाने से रोक लेती, उसके जख्मों पर सुकून का मलहम रख देती। इससे कम से कम 2 बेहद ज़हीन मस्तिष्क अपनी व्यक्तिगत हत्या से तो बच जाते, देश के काम आते। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ? ये स्वचरित लाइन की लाइनें सुहासिनी प्रेस को ना सुना रही होती। ना जानूँ अपने मन की मैं अब क्या कहाँ कब कौन बनूँ, कुछ भी बना या कुछ भी ना बना, बस बैठी रहूँ तेरे दर पे मैं। अब तो उसे भी समझ में आ गया है कि इन संस्थानों में पढ़कर साहित्य रचने का मतलब ये थोड़े ही होता है कि हर कोई चेतन भगत बन जाए या सारे विश्व को अपने घुंघरुओं से छनकाती मल्लिका साराभाई बन जाए। और हाँ, एक संन्यास लिया हुआ व्यक्ति यदि प्रेस से अपना दुख दर्द बांटे तो क्या उस दुख भरी उस अथाह चोट का अनुभव नहीं होता जो सुहासिनी पर पड़ी होगी? वो अखबार की कटिंग बरसों उसकी डायरी में पड़ी रही। वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि किस तरह उस देश के उच्च कोटि के ज़हीन दिमाग की गुंजलकों से भरी जटिल कहानी लिखे। कैसे अनुमान लगाए उस चोट का? लेकिन योग दिवस पर ओम की विश्व भर में गूंज ने शायद उसकी कलम को रास्ता दिखाया है। पूना के उस फ्लैट से निकलती ओम की गूंज विश्व भर की ओम की गूंज में घुल मिल गई है। वो फिर 3-4 वर्षों बाद फिर फेसबुक पर सुहासिनी को ढूंढ रही है। उसका फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है और वो इस कहानी का खलनायक प्रोफेसर पीके का वो विचित्र समाचार, वो अब जो बात आपको बताएगी तो आप समझोगे कि वो आपको महाभारत के पांडवों के अंत की, उनके विजय की जैसी कि युद्ध में जीतने वाला भी चैन कहाँ पाता है, व्यथा कथा सुना रही है। प्रोफेसर पीके उत्तराखंड की 3500 फीट की ऊंचाई पर बसे देवप्रयाग, जहाँ 2 नदियाँ अलकनंदा व भगीरथी की मचलती धाराएं बहती हैं, कहते हैं इनमें सरस्वती नदी भी है, के बर्फ़ से ढके पहाड़ों की तरफ गए थे। फिर कभी कोई इस रहस्य को नहीं जान सका कि वह कहाँ आलोप हो गए, इस नदियों के संगम में या बर्फ़ से ढके पहाड़ों में। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी योग के पथ पर। उम्मीद है कहानी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरा अनुरोध है। कल मिलते हैं। नमस्कार।